नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, मायके आई ननद को जब भाभी के बेटे बहू की सच्चाई पता चली तो उसने ऐसा क्या किया कि बेटे बहू माँ के पैरों में गिर गए। अब मैं अपना दुख कहूँ भी तो किससे, मुझ बुढ़िया का कहाँ पतियाएगा भी कौन। बहू भी है तो पराई जाई ठहरी, पर जब बेटा ही अपनी माँ को बदनाम करने पर तुल गया है तो अब इस घर को सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता। कुमुदनी जी के दुख का तो जैसे पारावार ही नहीं था। जब तक उनके पति श्रीनाथ जी जीवित थे तब तक यही बेटा और बहू उनकी जी हजूरी किया करते थे, और अब पति के आंख मूंदते ही दोनों की आंखें भी बदल गई थीं। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ दोष कुमुदनी जी का भी था, क्योंकि उन्होंने बहू की चिकनी चुपड़ी बातें और बेटे की आश्वासन भरी बातों में आकर घर जो उनके नाम कर दिया था। अम्मा, आप अगर यह घर हमारे नाम कर दोगी तो बाकी जो टैक्स वगैरह भरना है वह हम भर दिया करेंगे और आपके पैसे बच जाया करेंगे। यही तो कहा था उनके बेटे प्रमोद ने। उनकी बातों में कितनी लौताई थी। और यही बहू प्राची अब कैसे आंखें दिखा रही है, पर तब कैसे कदमों में झुकी झुकी जा रही थी, और उसकी बोली कैसे मिश्री से घुली हुई थी। काश की कुमुदनी जी ने तब इनकी चालाकी को समझा होता। अब जब सबके सामने इतनी सारी बातें सुनाकर प्राची उनके लिए नाश्ते की प्लेट सजा कर लाई तो उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उनका स्वाभिमान जैसे जाग उठा था। उन्होंने पराठे को हाथ भी नहीं लगाया और नाश्ते की प्लेट को परे सरकाते हुए बड़े ही तल्खी से कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। मैं नहीं खाऊंगी। ये अच्छा है, सबके सामने चार बातें सुना दो और उस बुढ़िया को बदनाम कर दो और फिर पीछे से पुचकारने चले आओ। मैं तुम लोगों की सारी चालाकी समझ गई हूँ। पर कुमुदनी जी के गुस्से को दरकिनार करते हुए प्राची ने फिर बनावटी आवाज़ में चिंता दिखाते हुए कहा, माँ जी, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। भला आप नहीं खाएंगी तो हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा। इतना सुनना था कि कुमुदनी जी एकदम भड़क उठी और उन्होंने सुना ही डाला, ओ बहू, अब बस करो, झूठ और दिखावे की भी एक हद होती है। कुमुदनी जी समझ रही थीं, कदाचित रश्मि जी को सुनाने के लिए ही प्राची इतनी मधुर आवाज़ में बात कर रही थी, वरना तो प्राची की आवाज़ में कांटे ही लगे होते हैं। रहने दो अपना यह नाटक, कुमुदनी जी ने प्राची की तरफ देख कर नाराज़गी भरे स्वर में कहा। आज कुमुदनी जी नाराज़ थी तो थी, और इस वक्त उन्हें प्राची की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। पर प्राची भी कहाँ कम थी, उसने भी जिद करना नहीं छोड़ा। फिर से उसने कहा, माँ जी, आप मुझ पर अपना गुस्सा चाहे जितना भी निकाल दीजिए, पर इन पराठों ने आपका क्या बिगाड़ा है। पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए। प्राची तो सोच रही थी कि उसकी मीठी आवाज़ का जादू कुमुदनी जी पर चल जाएगा और वह बड़े ही शौक से उसके बनाए हुए मेदी के पराठे खाकर तृप्त हो जाएंगी और उसके गुणगान करने लगेंगी, और रश्मि बुआ के सामने उसकी छवि भी अच्छी हो जाएगी। पर नहीं, सासू माँ को आज हो क्या गया है जो वह प्राची की छवि पर बट्टा लगाने को तुली हुई हैं। उधर बैठक में फूफा जी तक भी अम्मा की आवाज़ सही से पहुंच रही थी। न जाने वह प्राची के बारे में क्या क्या अटकलें लगा बैठे। इसलिए प्राची इस वक्त अम्मा जी को कैसे भी करके खुश करना चाहती थी और मन ही मन में सोच रही थी कि बस और 2 दिन कैसे भी करके कट जाएं, उसके बाद तो बुआ जी और फूफा जी चले ही जाएंगे। फिर इस बुढ़िया की कौन इतनी चिरौरी करेगा। और शायद कुमुदनी जी अपनी चालाक बहू के मनोभाव को अच्छी तरह समझ रही थी और उसका अगला दांव भी जानती थी। उन्हें पता था कि अगर उसके ननद और नंदोई वापस चले गए तब वो उन्हें अपनी बहू और बेटे की चालाकी नहीं बता पाएगी। वह अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि तभी उनका पोता गोलू आकर उनके गले से लिपट गया। अपने दुलारे गोलू का स्नेहिल स्पर्श पाकर कुमुदनी जी का हृदय पिघल गया। गोलू ने लाड लड़ाते हुए कहा, दादी, आप जल्दी खाओ ना, फिर आप मुझे कहानी सुनाना और मेरे साथ खेलना। अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। तभी रश्मि जी ने भी कह दिया, अरे भाभी, बहू और तुम्हारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी, अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। अब कुमुदनी जी को भी हार माननी पड़ी। वह और देर तक नाराज ना रह सकी। एक तो उनका प्यारा पोता गोलू उनसे कह रहा था और दूसरे वह रश्मि जी के सामने भी बुरी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि एक रश्मि जी ही थी जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी
वरना बाकी सभी रिश्तेदारों को तो बेटे और बहू ने अच्छे अच्छे और महंगे महंगे उपहार और पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया था। वैसे इस समय कुमुदनी जी को भूख भी लग आई थी, सो उन्होंने बात को आगे ना बढ़ाकर सोचा कि नाश्ता ही कर लें। कब से तो पराठों से उड़ती हुई खुशबू उनको ललचा रही थी और एक तरफ से उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। इसके पहले कि वह पराठे को हाथ लगाती कि प्राची ने कौर तोड़कर उनके मुंह में रख दिया। सच, प्राची के नाटक की तो हद हो गई। कुमुदनी जी ने सोचा और रश्मि जी से कहा, आइए दीदी साथ में नाश्ता करते हैं। उनका आग्रह मानकर रश्मि जी भी उनके बगल में आकर बैठ गईं और दोनों नाश्ता करने लगी। कुमुदनी जी मन ही मन सोच रही थीं, सच यह प्राची बहुत चालाक है, इससे पार पाना तो बहुत मुश्किल है। उधर प्राची बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम बुआ जी के सामने उसका इम्प्रेशन अच्छा रहा और कुमुदनी जी कुछ नहीं कर पाई। और कोई गुण हो ना हो तुम्हारी बहू में, पर एक बात है कि वह खाना तो बहुत अच्छा बनाने लगी है। सही कहती हो जीजी, और वह लोगों को मूर्ख भी बहुत अच्छा बनाती है। ना चाहते हुए भी कुमुदनी जी की आवाज़ में रुखाई सी आ गई थी और कहीं ना कहीं एक दर्द सा उभर आया था। एक ऐसा दर्द जो कोई मासूम और बेहद संजीदा इंसान धोखा खाता है, और वह भी किसी अपने से ही नहीं बल्कि किसी बेहद अपने से धोखा खाता है। तब जो उसके दिल में टीस सी उठती है, कुछ ऐसा ही दर्द उभर आया था कुमुदनी जी के चेहरे पर। पलांस को कुमुदनी जी की आंखें भी थोड़ी गीली हो गई थी, जिसे रश्मि बुआ ने बहुत अच्छी तरह से देखा, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वह खाने की तारीफ करने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अभी फिर से कुमुदनी जी और प्राची आपस में उलझ पड़े और सास बहू में फिर कोई महाभारत छिड़ जाए। रश्मि जी ने बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को अपने हाथ से कौर खिलाते हुए कहा, सच भाभी, काश आज भैया जीवित होते तो उन्हें अपने परिवार को देखकर कितनी खुशी होती और वह इस नटखट गोलू के साथ खेलकर कितना आनंदित होते। अच्छा ही हुआ जो यह दिन देखने से पहले वह इस दुनिया में नहीं है, वरना वह भी मेरी तरह रो रहे होते और ठगे जाने के एहसास से बिल्कुल अंदर ही अंदर खत्म हो चुके होते और जिंदगी में सारी खुशियां गंवा कर अकेले पड़ चुके होते। आज तो कुमुदनी जी के मन की कड़वाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद पिछले 2 सालों में ही उन्होंने बहुत कुछ सह लिया था जो कि अपने पति के रहने पर वह नहीं सहती थी, पर आज उनके मुंह से ना चाहते हुए भी कई सारी कड़वी बातें निकल रही थी जो रश्मि जी अच्छी तरह से समझ रही थी और एकांत का इंतज़ार भी कर रही थी कि भाभी के साथ उन्हें एकांत मिल जाए तो वह उनके मन की थाह ले सकें और उनकी बातों से पता चल सके कि उनका सबसे बड़ा दर्द क्या है और उस दर्द का निवारण क्या है। इसलिए प्रकट में बोली, कोई बात नहीं भौजाई, आप परेशान हैरान ना होइए, अभी अच्छे से नाश्ता कर लीजिए, फिर हम रात में दोनों ननद और भौजाई एक साथ खूब बतियाएंगे। रश्मि बुआ को अब अपनी भाभी पर बहुत प्यार आता था, तब वह अपनी मातृभाषा में बोलने लग जाती थी और दोनों में बेहद ही अपनेपन का एहसास होता था। जब उनकी यही भाभी ब्याह कर आई थी तब सबसे पहले तो रश्मि से ही उनकी दोस्ती हुई थी, जो आज तक कायम है। उस दौर में ननद और भाभी कब सहेली बन जाती थी पता ही नहीं चलता था और दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें भी कर लेती थी। बस भौजी अब तनिक हंस दिया, तू खुश रहा कर, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। रश्मि जी अभी भी कुमुदनी जी को हल्का करने के लिए मजाक किए जा रही थी और इधर कुमुदनी जी को रश्मि जी के मजाक पर हंसी तो आ रही थी, लेकिन उनके कुछ था मन में जो बाहर निकलना चाहता था और जो टुकड़ों टुकड़ों में उनके मुंह से निकल रहा था। अभी भी वह ना रह पाई तो बोल ही पड़ी, बस जीजी एक आप ही तो हो जो यह चाहती हो कि मैं खुश रहूं, वरना इस घर के बाकी लोगों को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि कब बुढ़िया टन बोले और सारी संपत्ति पर अपना हाथ साफ करें, अपना हक जमाएं और चैन और सुकून से जिए। बस भौजी अब यह सब बात छोड़ो, चलो ना कुछ और बात करते हैं। समझदार और अनुभवी रश्मि बुआ ने प्राची के चेहरे का रंग बदलता हुआ देख लिया था, इसलिए बड़ी कोशिश करके उन्होंने विषय बदल दिया और बातचीत का विषय कहीं और मोड़ दिया। ऊपर से बड़े ही प्यार से प्राची से बोली कि जाओ बहू, 2 कप चाय बना लो, तुम्हारे हाथ की चाय भी पीकर देख लेते हैं। हालांकि उस समय उन दोनों की बातों को सुनने में प्राची को बहुत तरस आ रहा था और कई सारी बातें खुलने का भी अंदेशा था, इसलिए वह वहाँ से उठना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब रश्मि बुआ ने कहा था तो उठना ही था और वैसे भी उसे रश्मि बुआ की नज़र में एक अच्छी बहू बनना था, लिहाजा मन मार कर वह चाय बनाने के लिए उठ गई।
उसके रसोई के तरफ मुड़ते ही कुमुदनी जी के चेहरे से तनाव गायब होता हुआ लगा। रश्मि जी ने बड़े ही गौर से देखा। कुमुदनी जी के चेहरे पर एक इत्मीनान सा आता जा रहा था, जो कि प्राची की उपस्थिति में बिल्कुल नहीं था। रश्मि जी अपनी भाभी की हर गतिविधि को अच्छी तरह समझती थीं और मनोभाव को भी समझती थीं, और इन दिनों जो भाभी एकदम टूटन से महसूस कर रही थी वह भी उनसे छुपा हुआ नहीं था। रश्मि जी कुमुदनी जी से 4-5 साल की छोटी होंगी और दोनों में बिल्कुल बहनों की तरह प्यार था। पिछले 1.5 साल से वह मायके नहीं आ पाई थी। जब भाई का देहांत हुआ था उसके 2-1 बार ही उनका आना हो पाया था। अब रश्मि जी इस बार आई थी तो उनके मन में कुछ बात थी जो वह अपनी भाभी से पूछना चाहती थी। बस उन्हें एक एकांत की प्रतीक्षा थी। प्राची ने बड़ी मुश्किल से दोनों ननद और भौजाई को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा था, लेकिन इस समय बैठक में प्रमोद और फूफा जी दोनों बैठे थे, तो यह समय दोनों के बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए रश्मि जी कुमुदनी जी से कुछ बाहर की और औपचारिक बातें ही करके उनका मन बहला रही थी। जी, इन दिनों छोटी छोटी बात पर रोना आने लगा है। समझ में नहीं आता है कि मुझे होता क्या जा रहा है। किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। बस ये गोलू ही है, इसे देखकर जी रही हूँ, लेकिन बहू इसे भी मेरे पास नहीं आने देती है। वह तो तुम आई हो बोल करके वह गोलू को मेरे पास आने दे रही है और कुछ देर छोड़ रही है, नहीं तो गोलू को भी बस अपने से ही चिपकाए रखती है, जैसे कि मैं कोई डायन हूँ और अपने ही पोते को खा जाऊंगी। यह सब कहते हुए कुमुदनी जी को आश्चर्य हुआ कि रश्मि जी ने जरा सी भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि प्राची अपनी ही सास के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और उनको अपने पोते से दूर रख रही है। दरअसल रश्मि जी बहुत समझदार और व्यवहारिक थीं। उन्होंने संयुक्त परिवार में रहकर काफ़ी सारा नाटक देखा था और इंसान की परख भी उन्हें कुमुदनी जी से कुछ ज़्यादा ही थी। इसलिए इस वक्त वह बात को नहीं बढ़ाना चाह रही थी। रश्मि जी कुमुदनी जी की स्थिति का कुछ कुछ पता तो चलता ही था, क्योंकि वह भले ही इस बीच मायके नहीं आ पाई थी, लेकिन भाभी से लगातार फ़ोन से बातचीत होती रहती थी और पिछले दिनों उन्हें भाभी की आवाज़ में एक दर्द का पता चला था। इसलिए अपने पति के साथ वह कुछ दिनों के लिए मायके आ गई थी। प्रमोद भी अपनी रश्मि बुआ की बहुत इज्जत करता था, उनसे थोड़ा डरता भी था। रश्मि बुआ अपने ज़माने की पढ़ी लिखी थी। अपने गांव में वह सबसे पहली ग्रेजुएट थी, इसलिए गांव में तो उनका दबदबा था ही, और अब इस घर में भी उनका काफ़ी दबदबा था। यहाँ तक कि उनका भतीजा प्रमोद भी उनसे डरता था और प्रमोद की देखा देखी प्राची भी अब थोड़ा उनसे बचकर ही रहती थी और उनके सामने अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करती थी। खैर प्राची और प्रमोद चाहे कितना भी बचे, पर वह तो अपने भाभी के चेहरे की लकीरें देख देख कर और आंखों का सूनापन देखकर ही समझ गई थी कि उनके बेटा और बहू उसकी भाभी का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन वह बात प्राची के सामने नहीं करना चाहती थी, इसलिए तब से माहौल को सामान्य और हल्का करने की कोशिश में बीच बीच में हल्के हल्के मजाक कर लेती थी और कुमुदनी जी का मूड अच्छा रखने की कोशिश कर रही थी। रश्मि जी इस घर की बेटी ज़रूर थी, लेकिन वह साथ ही साथ किसी के घर की बहू भी थी, और संयुक्त परिवार में रहकर इस तरह से बहू के बहू और सास का नाटक देखकर वह काफ़ी समझदार हो चुकी थी। और यहाँ भी वह पकड़ चुकी थी कि प्राची के इतने मिठास भरे वाले व्यवहार के पीछे ज़रूर कोई कड़वा इतिहास छुपा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी भाभी की आंखें गीली गीली सी हैं। पर भाभी को ऐसा क्या दुख होगा, यह जानने के लिए रश्मि बहुत व्याकुल हो रही थी, लेकिन मन के भाव को छिपाना भी ज़रूरी था। प्राची और प्रमोद अपने आप में बहुत चालाक तो थे ही, शायद वो इस बात का भी काफ़ी ख्याल रख रही थी कि उनके पति तक ऐसी नकारात्मक एक भी बात न पहुँचे। कोई भी स्त्री अपने मायके की कमी या मायके की कोई गलत या ख़राब बात अपने पति तक नहीं पहुँचने देना चाहती है। तो रश्मि जी की उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, लेकिन वह भी तो इस घर की बेटी थी और वह नहीं चाहती थी कि इस घर की कोई भी गलत बात उनके पति तक पहुँचे। इसलिए वह चाह रही थी कि बस भाभी से एकांत में बात करें और उनके मन का सारा कुछ जान लें, लेकिन प्राची को भी पता न चले और प्रमोद को भी पता न चले। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी था, क्योंकि वह तो कुछ दिन रहकर अपने पति के साथ चली जाएगी, लेकिन कुमुदनी भाभी को तो अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना है। इसलिए रश्मि जी भरसक कोशिश कर रही थी कि संबंधों में कोई कड़वाहट न आए और बात हल्के हल्के में ही ख़त्म हो जाए। बुआ जी, हमने तो आपके और फूफा जी के लिए ऊपर छत वाला कमरा तैयार किया है,
आप दोनों वहाँ आराम से सोइए। यहाँ कहाँ माँ जी के साथ आप सोएंगी और फूफा जी उधर अकेले सोएंगे, यह ठीक थोड़े ना लगता है। प्राची ने कहा तो उसके कहने के अंदाज में एक डर सा था, जैसे अगर उसकी सास और बुआ साथ साथ में सो गईं और दोनों को एकांत मिलेगा तो कहीं उसकी सास कुमुदनी जी उसकी काली करतूतों को रश्मि बुआ को बता न दें। इतना तो रश्मि जी समझ रही थी कि एक बात तो साफ है कि प्राची की पूरी कोशिश यही रहती थी कि किसी तरह उसकी सास और बुआ सास को एकांत में बात करने का मौका न मिले। इसके लिए वह तो तैनात थी ही, उधर प्रमोद भी कुछ कम नहीं था। प्रमोद भी पूरी कोशिश कर रहा था कि दोनों को एकांत में बात करने का मौका न मिले, पर वह अपने बुआ से कैसे तटस्थ रह सकता था। और फिर वहाँ रश्मि तो सोचकर ही आई थी कि इस बार वह अपनी भाभी जी से बात करके रहेगी। सो उन्होंने प्राची के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा कि बहू रानी, अगर चाय के साथ थोड़ी सी पकौड़ियाँ बन जाती तो मज़ा आ जाता। वैसे तो प्राची का उठकर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वह इन सास और बुआ सास की बात सुनना चाहती थी, लेकिन अब उसे पकौड़ी बनाने के लिए उठना था तो उठना था। जब तक प्राची पकौड़े तल कर लेकर आई तब तक सास और बुआ सास में कुछ मंथड़ा चल रही थी। प्राची को लगा कि उससे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ गुम हो गई है और वह उनकी बातें नहीं सुन पा रही हो। खैर, तब तक प्राची का इशारा पाकर कब प्रमोद भी बरामदे पर आ गया किसी को पता ही नहीं चला। प्रमोद ने जब फुसफुसाहट सुनी तो उसकी नज़र बरामदे में बैठी अपनी माँ और बुआ पर चली गई और प्राची को वहाँ नहीं देखकर उसका माथा ठनका तो वह भी जासूसी करने आ गया। तभी प्राची भी रसोई से पकौड़े बनाकर ले आई थी। वाकई पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। उधर बैठक में प्रमोद फूफा जी के लिए पकौड़े ले गया और इधर कुमुदनी जी रश्मि जी से कह रही थी, मुझे भी पकौड़े अच्छे लग रहे हैं। बहरहाल चाय और पकौड़े के दौर के बाद कुमुदनी जी जब अपने कमरे में आराम करने जाने लगी तो रश्मि जी भी उनके साथ हो लीं कि दोनों ननद भाभी आज तो जी भर कर बतियाएंगे। रश्मि जी ने कुमुदनी के पीछे पीछे आते हुए कहा, भाभी आज मैं आपके साथ कमरा शेयर करूंगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। और जब कुमुदनी ने कहा, आप भी हद करती हो जीजी, भला आपको मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है। उस कमरे से ननद भाभी की हंसी की आवाज़ सुनकर प्राची ने मुंह बिचकाते हुए प्रमोद से कहा, सुन रहे हो ना ये हंसी ठठा की आवाज़? हमारे सामने तो ये बुढ़िया ऐसे मुँह लटकाए रहती है मानो किसी गमी से आई हो, और आज तो इनकी ठिठोली की आवाज़ पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही होगी। प्रमोद ने प्राची की बात में हाँ मिलाई, पर यह ज़रूर कहा कि चाहे कुछ भी बोलो प्राची, लेकिन माँ को बुढ़िया मत बोलो। और कोई समय होता तो प्राची प्रमोद से इसी बात पर लड़ जाती कि इसमें क्या है, अब बुढ़िया को बुढ़िया ना बोलें तो क्या नवयौवना बोलें। पर आज मामला थोड़ा नाजुक था। प्राची को डर था कि माँ जी कहीं बुआ जी को सारी बातें न बता दे, इसलिए चुप हो गई और प्रमेश से सारी बोला। अब दोनों भरसक चुपचाप सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस कमरे से आती हुई हंसी की आवाज़ से उनके कलेजे पर सांप लौट रहा था। और उधर तो जैसे दोनों इस उम्र में भी किशोरी सहेलियों की तरह बातों का पिटारा खोलकर बैठ गई थी। उस रात जब दोनों ननद और भाभी एक साथ इकट्ठा हुई तो लग रहा था कि उनकी बातें ही कभी खत्म नहीं होंगी। वैसे भी दोनों में बहुत ही ज़्यादा अपनापन था और उनका प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर इतना था कि आज भाई के नहीं रहने पर भी बहन सिर्फ अपनी भाभी से मिलने चली आई थी। ननद भाभी के प्रेम की इससे खूबसूरत वानगी और क्या होगी कि रश्मि जी ने कुमुदनी जी को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि अब भाई के नहीं रहने पर वह अकेली हैं या फिर वह अब विधवा हो गई हैं। तो कहीं से भी उनकी ननद का प्यार उनके लिए कम हुआ है और ना ही सम्मान कम हुआ है। दोनों का ऐसा रिश्ता कोई आज से थोड़ी था। उस समय के चलन के मुताबिक बड़ी ही छोटी उम्र में ब्याह कराई थी कुमुदनी जी और रश्मि जी उनसे छोटी ही थी। उस समय का सखी बहनापा और रिश्ते को जो मजबूत जोड़ बना था वह फिर बाद के वर्षों में और मजबूत ही होता चला गया था। शुरू में तो दोनों ननद भौजाई की बात ही इस बात से शुरू हुई कि पहले जब कुमुदनी जी की सास और रश्मि जी की माँ जिंदा थी तब कई बार अपनी बहू पर गुस्सा करती तो अपनी भाभी की गलती का इल्ज़ाम रश्मि जी अपने ऊपर ले लेती थी और अपनी भाभी को डांट से बचा लेती थी। दोनों अपनी पिछली ज़िंदगी की बातें कर ही रही थी कि कुमुदनी जी को एक घटना याद आ गई और फिर दोनों देर तक हंसती रही। हुआ यह था कि रश्मि जी की जब शादी की बात चल रही थी तो कई सारे रिश्ते आए थे। उसमें एक लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पर था लेकिन थोड़ा मोटू था
और उसकी तोद निकली हुई थी और वह रश्मि जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हीं दिनों एक रिश्ता अशोक जी का भी आया, जो अभी पढ़ ही रहे थे और देखने में काफ़ी हैंडसम थे, क्योंकि लड़का भी काम पर नहीं लगा था, कुछ कमाता धमाता नहीं था और अभी पढ़ रहा था। इसलिए घर वाले उनसे रश्मि जी की शादी नहीं कराना चाहते थे। लेकिन रश्मि जी ने चुपके से अपनी प्यारी भाभी के कान में यह बात डाल दी थी कि मुझे इसी स्मार्ट लड़के से शादी करनी है। कुमुदनी जी ने गौर से उस लड़के की फ़ोटो को देखा तो वह भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। देखने में काफ़ी हैंडसम था और जिसने अपने बाल कान तक बढ़ा रखे थे, जिसे उन दिनों कलम कहा करते थे। साथ ही चेहरे पर एक मासूमियत सी थी और आंखें जैसे बोल रही हो। रश्मि जी ने तो अपनी शर्म लाज छोड़ करके अपने भाभी से यहाँ तक कह दिया कि इस लड़के का फ़ोटो को देखती हूँ तो लगता है यह लड़का मुझे ही देख रहा है। भाभी, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तो बस इसी से शादी करूँगी। आप कुछ भी करके मेरी शादी इस लड़के से करवा दो, फिर आप जो बोलोगी मैं करूँगी। तब तो बचपने वाला प्यार था। ननद और भाभी भी सहेलियों और बहनों की तरह रहती थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं कमी हुआ करती थी। सो कुमुदनी जी लग गई अपनी प्यारी ननद की पसंद के लड़के से उनकी शादी करवाने। बहुत सोच विचार कर कुमुदनी जी अपना तिकड़म लगाया और इसमें अपने पति की भी मदद ली। उन्होंने आनंद जी को भी समझा दिया कि कैसे भी करके रश्मि जी की शादी तो इसी लड़के से करानी है। तब तो कुमुदनी जी ने बड़ी चालाकी से उस तोंदू लड़के की फ़ोटो को नीचे रखकर अशोक जी की फ़ोटो रख दिया था, जो रश्मि जी को पसंद था, और बड़ी ही समझदारी से यह बात अपने पति तक पहुंचा दी थी कि उनकी बहन को यही लड़का ज़्यादा पसंद है। वह समय ऐसा था कि तब तो फ़ोटो और फ़ोटो में ही लड़की लड़का देखे जाते थे और इस तरह से रश्मि जी अपनी पसंद के लड़के की दुल्हन बन गई थी और उसमें उनकी भाभी कुमुदनी जी का बहुत बड़ा हाथ था। हंसते हंसते ही रश्मि जी बोल उठी। इस बात पर कुमुदनी जी भी चुहल करते हुए बोली, और नहीं तो क्या जीजी, मत याद दिलाओ उन दिनों के बात की। मुझे आपकी शादी अशोक जी से करवाने में कितने पापड़ बेलने पड़े थे कि क्या बताऊं, पर मेरी सारी कोशिश सार्थक हो गई। जब अब आप दोनों को आपस में हंसते बोलते देखती हूँ तो लगता है आप दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाकर ही भेजी थी, बस मुझे थोड़ी कोशिश करनी पड़ी। सच भाभी, अगर उस समय आपने मेरी मदद नहीं की होती और मेरे पसंद की भैया और बाबूजी तक मेरी बात नहीं पहुंचाई होती तो अब तक मैं उसी तोत वाले की पत्नी बनी होती। और एक बात माननी पड़ेगी जीजी, आपके भैया ने भी अशोक जी की नौकरी लगवा कर ही दम लिया, तभी तो घर वालों का मुंह बंद हो पाया। आज भी अगर वह जिंदा होते तो इन सब का मुंह बंद कर दिए होते और मुझे इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। बोलते बोलते अचानक भावुक हो गई कुमुदनी जी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे यह क्या भौजी, आप तो बस रोने लगी, कितनी भावुक हो जाती हो छोटी छोटी बात पर। कुछ नहीं जीजी, बस आप दोनों को आपस में खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए ना, अभी भी आप दोनों की जोड़ी कितनी जचती है। अभी भी देखिए ना, अशोक जी कितने हैंडसम लगते हैं। तभी रश्मि जी से अपने दवाई के बारे में पूछने के लिए अशोक जी अंदर आए तो अपना नाम सुनकर बोले, क्या बात है, दो हसीनाएं इस हीरो का नाम क्यों ले रही हैं। उनके इस मजाकिया आदत से कुमुदनी जी उनकी यही जिंदा दिली तो उनको सबका प्रिय बनाई हुई थी और रश्मि जी की खुशी की हस्ती और उनके चेहरे की चमक का राज भी यही था। दोनों ने बातों को पलट कर कहा, हम आपकी शिकायत कर रहे थे और क्या। इस बात पर अशोक जी हंसते हुए बोले, एक पल को तो मैं यह मान भी लूं कि रश्मि जी मेरी शिकायत कर सकती हैं, पर भाभी मेरी शिकायत कर ही नहीं सकती। आखिर उन्होंने मेरी शादी रश्मि जी से कराने के लिए कितनी मेहनत की थी, मैं तो उनका फेवरेट हूँ। इस बात पर तीनों की हंसी और ठहाके जो गूंजे तो उनकी हंसी की आवाज़ कमरे से बाहर तक आने लगी। उधर अपने कमरे में प्राची और प्रमोद की आंखों में नींद तो गायब ही थी, ऊपर से इनकी हंसी की आवाज़ सुनकर उन्हें और भी कुढ़न सी हो रही थी। उनके कलेजे पर सांप लौट रहा था। प्राची ने प्रमोद से मुंह बनाते हुए कहा, सुन रहे हो ठहाके की आवाज़? हमारे सामने तो मम्मी ऐसे मुंह लटका कर रहती हैं कि जैसे घर में किसी का मातम हो गया हो, और आज बुआ जी आई हैं तो कितना हंस बोल रही हैं। प्राची, तुम यह हंसी ठहा की बात छोड़ो, मुझे तो डर है कि। प्रमोद ने इतना ही कहा था कि तभी अशोक जी उसके दरवाजे के बाहर आकर बोले, प्रमोद, जरा एसी का रिमोट कहाँ है बता देना, मुझे रात में एसी में सोने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे ज़रा इसे बंद कर दो बेटा। कमरे के बाहर से अशोक जी की आवाज़ सुनकर प्रमोद और प्राची एकदम सकपका गए
कि कहीं फूफा जी ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। कमरे के बाहर अशोक जी की आवाज़ सुनकर डरी हुई प्राची ने फुसफुसाकर प्रमोद से कहा, फूफा जी ने कहीं हमारी बात सुन तो नहीं ली। प्रमोद ने प्राची को इशारे से चुप रहने को कहा और कमरे से बाहर निकलकर फूफा जी के साथ जाकर कमरे का एसी बंद करके बड़े ही विनम्र शब्दों में बोला, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा फूफा जी। वैसे भी बाबूजी के गुजर जाने के बाद मुझे गहरी नींद नहीं आती और आपके आने से बाबूजी की यादें ताज़ा हो गई। उस समय सच में प्रमोद थोड़ा भावुक हो गया था और उसके स्वर की आर्द्रता भांपकर फूफा जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम हैं ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को कभी अकेला मत समझो और ना ही अपनी माँ को अकेला होने दो। याद रखो, माता पिता जब तक साथ रहते हैं तभी तक बड़ों का आशीर्वाद रहता है। आनंद जी तो नहीं रहे, वह हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे। अब तुम और प्राची मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखो बेटा, इसी में सबकी खुशी है और तुम लोगों की खुशी भी इसी में होनी चाहिए। याद रखो, जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं उस घर में खुशियाँ आकर ठहर जाती हैं। ना जाने प्रमोद को यह सब कहते हुए अशोक जी क्यों भावुक हो गए थे। शायद उन्हें मन ही मन में लगने लगा था कि प्रमोद को वह जितना बुरा और स्वार्थी समझ रहे थे शायद वह उतना स्वार्थी नहीं है। शायद उसके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने पिता के जाने का जितना दुख है उतना ही अपनी माँ का ख्याल भी है। अशोक जी बचपन से ही प्रमोद को देखते आए थे और चाहे आज प्रमोद कितना भी बड़ा हो गया हो, कितना भी चालाक हो गया हो, उनके मन में अब भी प्रमोद एक बच्चे की तरह ही था। इसलिए उन्होंने वात्सल्य में भरकर कुछ बातें उसे समझाने की कोशिश की ताकि बिगड़ते हुए रिश्ते संभल जाएं और इस घर में रह रही उस बुजुर्ग को न्याय मिले जो कि घर की मालकिन होकर भी एक आश्रिता की तरह रह रही हैं। कई बार रिश्तों में जब कड़वाहट बढ़ने लग जाती है तो कुछ अच्छे और दिल के साफ रिश्तेदार आएँ और रिश्तों में प्यार की चिंगारी को दोबारा से जलाएं और उनके प्यार की मिठास को बढ़ाएं तो दूर होते हुए रिश्ते भी करीब आ जाते हैं। अशोक जी और रश्मि जी भी यही करने आए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन यह घर ना टूटे और ना ही इस घर की वृद्धा को कोई परेशानी हो। उम्र और अनुभव में अशोक जी जितने बड़े थे उससे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी थी और हाल ही में उन्होंने अपनी माँ को खोया था। सो उन्हें अच्छी तरह पता था कि बुजुर्गों के खोने का दर्द क्या होता है और एक बार अगर माँ चली जाती है तो एक बच्चा सबसे ज़्यादा अनाथ हो जाता है। बहरहाल अशोक जी की बात सुनकर प्रमोद जी भी कुछ देर के लिए भावुक हो गए थे। बहरहाल अशोक जी की बात सुनकर प्रमोद भी कुछ देर के लिए भावुक हो गया था। न जाने उनके कहे का असर था या फिर शायद प्रमोद में अब भी अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सद्भावना बची हुई थी कि वह जाते जाते फूफा जी से लिपट गया और बोला, धन्यवाद फूफा जी, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, गुड नाइट। आपके आ जाने से एक सहारा सा लग रहा है। कहते हुए कुमुदनी जी ने उनका हाथ पकड़ा तो वह चौंक कर बोली, भाभी आपके कंगन कहाँ गए? इतना सुनते ही कुमुदनी जी भरभरा कर रो पड़ी। कुमुदनी जी के इस तरह से टूट कर रो पड़ने से रश्मि जी एकदम अकबका गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि भाभी रोने लगी। उन्होंने कुमुदनी जी की पीठ पर सांत्वना से हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया भाभी, आप रोने क्यों लग गईं? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मत रोइए भाभी, असल में आपके हाथ में हमेशा वो जड़ाऊ कंगन देखती हुई आई थी ना, जो भैया ने आपको मुँह दिखाई में दी थी। तो आज आपकी ये सुनी कलाई देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए पूछ लिया। अब जीजी आपको क्या बताऊं, उस कंगन की कहानी भी कोई त्रासदी से कम नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, ना बताना हो तो कुछ मत बताओ, लेकिन आप रो मत। आप नहीं जानती कि आपके रोने से हमारा कलेजा एकदम छलनी हो जाता है। अरे जीजी, कलेजा तो हमारा उस दिन छलनी हुआ था जिस दिन मुन्ना ने ज़बरदस्ती वह कंगन हमसे उतरवाए थे, वह भी बहू की जिद पर। क्या ये आप क्या कह रही हो भाभी? मुन्ना और बहू आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस जीजी और कुछ मत पूछिए। यह जो बहू आपको बहुत सीधी सादी लगती है ना, इसके त्रिया चरित्र से आप पार नहीं पाओगे। बड़े ही हताश स्वर में बोली कुमुदनी जी। फिर कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गई और रश्मि जी का चेहरा गौर से देखने लगी, जैसे मन ही मन तौल रही हों कि उन्हें इस तरह घर की बात और वो भी इतनी अंदरूनी बातों को अपनी ननद से बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। चाहे बेटा बहू कितने भी बुरे हो गए हों और कितना भी स्वार्थी हों, उनसे कैसा भी दुर्व्यवहार कर रहे हों, लेकिन कुमुदनी जी में विवेक था और सालों से उन्होंने इस परिवार को जोड़ कर रखा था। अब एकदम से वह नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर जाए, लेकिन रश्मि जी भी तो अपनी थी।
इस तरह से उनसे घर की बात छुपाना भी तो सही नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन मुन्ना और प्राची की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थीं। लिहाजा उन्होंने सोचा कि अब और बेटा बहू के स्वार्थपरक व्यवहार पर पर्दा पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा कुमुदनी जी पर इन दोनों की जातियां बढ़ती ही जाएंगी। आखिर इनको भी तो पता चले कि उनके साथ प्राची और प्रमोद कैसा अमानुषिक व्यवहार कर रहे हैं। सो कुमुदनी जी ने साहस करके बोलना शुरू किया। आखिर कुमुदनी जी के साथ उनके बेटे बहू का कैसा व्यवहार था जो वो इतनी टूट गई थी? क्या कुमुदनी जी अपनी ननद को अपने बेटे बहू की सच्चाई बता पाएंगी? कुमुदनी जी के बेटे और बहू के धोखे की सच्चाई जानकर रश्मि और अशोक जी का क्या फैसला होगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला और अंतिम भाग, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।